हेलो गाइस, वेलकम टू अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल। हमारी हिंदी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। हिंदी ग्रामर हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं कई दिन पहले और आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरी क्लासेस आप लोगों को पसंद आ रही हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारी क्लासेस चलती जाएंगी हम लोग एंड तक पहुंचते चले जाएंगे और एक दिन वो आएगा जब हमारा हिंदी ग्रामर का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए रेडी हो चुके होंगे। तो इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए। डेली हमारी क्लासेस 2:15 से 2:45 तक होती है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे इंग्लिश की क्लास चलती है, इंग्लिश ग्रामर की क्लास चलती है। तो हिंदी के लिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 2:15 to 2:45 और इंग्लिश के लिए थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 2:15 to 2:45। चलिए अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था शब्द के भेद किसके आधार पर पढ़े थे? उत्पत्ति के आधार पर, जिसमें हम लोगों ने तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज और सकल शब्दों के बारे में पढ़ा था। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शब्द के भेद रचना के आधार पर। ठीक है, तो रचना के आधार पर हम शब्दों के भेदों को आज पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला जो शब्द आता है हमारा वो है रूढ़ शब्द। रूढ़ को देखने से ही, इसको पढ़ने से पता चल रहा है कि रूढ़ मतलब बहुत पुरानी बातें हो रही हैं, है ना, इतनी पुरानी बातें जिनको हम अब चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं। जैसे हम अगर कहीं पर बिल्ली को देखते हैं तो वो किसी भी तरह की बिल्ली हो, छोटी हो, बड़ी हो, काली हो, सफ़ेद हो, हमने उसके लिए एक नाम रख दिया बिल्ली। अगर हम किसी हॉस्पिटल की बिल्डिंग को देखते हैं तो वो हॉस्पिटल की बिल्डिंग कैसी भी बनी हुई हो, हम उसको क्या बोलेंगे? हॉस्पिटल ही बोलेंगे। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम कभी चेंज नहीं कर सकते और आगे भी नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। इन शब्दों की निर्माण प्रक्रिया भी पूर्णतः ज्ञात नहीं होती, लेकिन हमें ये नहीं पता ये शब्द आए कहाँ से हैं, कैसे बने हैं। बस हम उन्हें प्रयोग में लाते गए और उन शब्दों को हम लोगों ने इतना रूढ़ बना दिया कि अब उनका नाम बदलना नामुमकिन है। जैसे दूध, गाय, रोटी, कपड़ा, पेड़, पत्थर, देवता, आकाश, मेंढक, स्त्री। तो ये ऐसे नाम हैं जिनको अब हम कभी शायद चेंज नहीं कर पाएंगे। इनका अन्यत्र अर्थ भी नहीं होता, यानी इनका कोई दूसरा अर्थ भी नहीं होता। और जब हम इनको टुकड़ों में विभाजित करते हैं, या जब हम कह सकते हैं जब हम इनका संधि विच्छेद करते हैं, तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। देखिए दूध का मैं संधि विच्छेद करके देखती हूँ, दू प्लस ध, क्या बताइए इसका कोई मीनिंग है या इसका कोई मीनिंग है? या दीपक का अगर मैं संधि विच्छेद करूं तो क्या कर सकती हूं? दी प्लस पक, ना तो दी का कोई अर्थ है ना पक का कोई अर्थ है। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे शब्द जो हमारे चलन में बहुत पुराने समय से चले आ रहे हैं, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते और जिनके टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, इसीलिए उनको स्वतंत्र अवस्था में ऐसे ही बोला जाता है जैसे वो हम उन्हें सुनते आए हैं, है ना। चलो अगला है यौगिक शब्द। क्या होते हैं यौगिक? यौगिक का मतलब होता है कि जो दो से अधिक शब्दों के योग से बने होते हैं। योग और योग का मतलब होता है प्लस, यानी कोई भी ऐसे शब्द जो दो शब्दों के योग से बने होते हैं उनको हम यौगिक शब्द कहते हैं। उन शब्दों का अपना पृथक अर्थ भी होता है, यानी अगर हम उसका संधि विच्छेद करेंगे तो उन सब का संधि विच्छेद अलग अलग होगा। पहले वाले संधि विच्छेद का भी कुछ अर्थ होगा और बाद का जो संधि विच्छेद आया है उसका भी कुछ अर्थ अलग होगा। किंतु जब उन शब्दों को मिला दिया जाता है ना, किंतु वे मिलकर अपने मूल शब्द से संबंधित या
अन्य किसी नए अर्थ का भी बोध कराते हैं। इसका मतलब जब उनको मिला दिया जाता है, दोनों शब्दों को अगर मिला दिया जाता है तो वो शब्द या तो कोई नया शब्द बना लेंगे मिलकर, या क्या होगा, अपने मूल शब्द से रिलेटेड कोई शब्द बनाएंगे। जैसे अगर हम बोलें पीतांबर, तो इसको संधि विच्छेद करने पर बोलते हैं पीत धन अंबर। अब पीत का मतलब होता है पीला और अंबर का मतलब होता है आसमान, लेकिन जब ये जुड़ गया तो इसको किससे रिलेट किया गया, इसको रिलेट किया गया विष्णु से। किससे रिलेट किया गया इसको, विष्णु से। ठीक है, समझ में आया बात कि ऐसे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर तो बने हैं, उनको संधि विच्छेद करने पर उनके दोनों संधि विच्छेदों के अलग अलग अर्थ होंगे। जब उनको मिला दिया जाएगा तो वो किसी और अर्थ की तरफ इशारा कर सकते हैं या अपने मूल शब्द से बनने वाला ही शब्द बन जाते हैं। मूल शब्द यानी स्टार्टिंग में जो शब्द लिया जा रहा है, उनको क्या कहते हैं हम, उनको कहते हैं हम यौगिक शब्द। समस्त संधि, समास, उपसर्ग तथा प्रत्यय से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। यानी जब हम किसी भी शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो दो संधि विच्छेदों के मिलने से जो शब्द बनते हैं वो भी यौगिक शब्द हैं। समास, वो भी यौगिक शब्द हैं। किसी में उपसर्ग जोड़ते हैं, जैसे प्रति और दिन, तो दिन में उपसर्ग क्या हो गया, प्रति, तो भी ये क्या हो गया, ये भी हमारा यौगिक शब्द हो गया। प्रत्यय, प्रत्यय अगर हम जोड़ते हैं महानुभाव, ठीक है, तो महान प्लस अनुभाव क्या बन जाएगा, महानुभाव। इसी तरीके से जितने भी शब्द बनेंगे संधि विच्छेद से मिलकर बने, चाहे वो समास से मिलकर बने, चाहे वो प्रत्यय से या उपसर्ग से मिलकर बने, वो जब मिलकर एक नया शब्द बना लेते हैं तब हम उनको यौगिक शब्द कहते हैं और उनको तोड़ने पर उनके अलग अलग शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है विद्यालय। विद्यालय को देखिए, अगर विद्यालय को हम यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तो विद्या धन आलय, यानी विद्या का मतलब भी हमें पता है शिक्षा, आलय का मतलब होता है घर, यानी शिक्षा का घर, और इसको जोड़ दिया तो क्या बन गया, विद्यालय बन गया, यानी शिक्षालय बन गया या स्कूल बन गया, है ना। प्रेम सागर, तो इसको ब्रेक करेंगे तो बनेगा प्रेम प्लस सागर। तो इस प्रेम का भी अलग अर्थ है, प्रेम का मतलब होता है प्यार और सागर का मतलब होता है समुद्र, और जब इसको जोड़ दिया तो एक दूसरा अर्थ निकल कर आया प्रेम सागर, यानी प्रेम का सागर। तो अलग अलग अर्थ, अलग ब्रेक किया तो अलग अलग अर्थ, और जोड़ा तो एक नया शब्द निकल कर आया। यही सब क्या है, ये यौगिक शब्द हैं। बाकी कुछ शब्द और मैंने लिखे हुए हैं इसमें, प्रतिदिन, दूध वाला, राजमाता, ईश्वर प्रदत्त, राष्ट्रपति, महर्षि, कृष्णार्पण और चिड़ीमार, ये सारे शब्द कैसे हैं, ये सारे यौगिक शब्द हैं। इन सब शब्दों को हम संधि विच्छेद कर सकते हैं, बहुत आसानी से संधि विच्छेद कर सकते हैं, और संधि विच्छेद करने पर दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ भी होंगे। चलिए, अब आप लोगों को यौगिक शब्द समझ में आ गए। अगर यौगिक शब्द समझ में आ गए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अब हम चलते हैं अगले की तरफ। क्या है अगला, देखते हैं। योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जिनका निर्माण पृथक पृथक अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है, किंतु वे अपने द्वारा प्रतिपादित अनेक अर्थों में से किसी एक विशेष अर्थ के लिए ही प्रतिपादित होकर रूढ़ हो गए। यानी यौगिक शब्दों की तरह इनका भी जो अर्थ हम निकालेंगे, यानी इनको जब हम बनाएंगे तो ये भी दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बनेंगे, लेकिन
जब इनको जोड़ा जाएगा तो ये कुछ ऐसे प्रतिपादित होकर सामने आएंगे कि वो शब्द हमारे लिए बहुत पुराने समय से चला आ रहा है और अब हम उसे चेंज नहीं कर सकते। जैसे पीतांबर, अभी हमने डिस्कस किया था यौगिक में पीतांबर, है ना। तो पीतांबर क्या है? अगर पीतांबर को तोड़ते हैं या इसका संधि विच्छेद करते हैं तो पीत और अंबर बनता है। पीत माने पीला, अंबर माने आकाश। लेकिन जब इसको जोड़ देते हैं तो एक नया शब्द क्या निकल कर आता है कि ये किसके लिए प्रयोग में लाया जा रहा है? ये विष्णु के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है ना। तो ये कैसा हो गया? ये योग रूढ़ शब्द हो गया, यानी पुराने समय से तो चला आ रहा है लेकिन दो शब्दों से मिलकर बना है। समझ गए? यौगिक शब्द क्या था? दो शब्दों से मिलकर बनने वाला शब्द जिसका एक नया अर्थ निकल कर आता है। योग रूढ़ क्या होगा कि पुराने समय से चला आ रहा है, ये शब्द बहुत पुराने समय से चला आ रहा है लेकिन कैसे बना है? दो शब्दों के योग से बना है। तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। इसी प्रकार दशानन, अब देखिए दश और आनन मिलकर क्या बनता है? दशानन। दश प्लस आनन और मिलकर बना दशानन। अब दशानन किसको बोलते हैं? दशानन हम यहाँ पर रावण के लिए प्रयोग कर सकते हैं। उसके 10 सिर थे इसीलिए उसको हम दशानन बोलते थे। तो दश का मतलब 10 हो गया, आनन का मतलब सिर हो गया और मिलाकर 10 सिर हो गया। लेकिन अर्थ किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? किसके अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है? ये रावण के अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है। रावण के लिए ये शब्द प्रयोग किया जा रहा है और दशानन केवल रावण को ही बोलेंगे और किसी के लिए ये शब्द प्रयोग नहीं किया जाता, इसीलिए ये रूढ़ हो गया। और दो शब्दों से मिलकर बना है इसीलिए ये यो हो गया। तो दोनों से मिलकर क्या बन गया? योग रूढ़ शब्द बन गया। अब है हिमालय। हिम प्लस आलय, मतलब क्या हुआ इसका? हिम माने होता है बर्फ और आलय मतलब होता है घर। तो हिमालय का मतलब क्या हो गया? बर्फ का घर, है ना। दोनों का मतलब क्या हो गया? बर्फ का घर। लेकिन इसको प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इस शब्द का प्रयोग उस हिमालय पर्वत के लिए किया जाता है जो हमारी और अन्य देशों से रक्षा करता है ना। उसी के लिए किया जाता है ना, उसी को तो हम कहते हैं हिमालय। तो देखिए बन गया ना, अलग अलग शब्द थे तब तक तो इनका मीनिंग अलग अलग था, लेकिन जब इसको जोड़ दिया तो एक रूढ़ शब्द निकल कर आया जो सदियों से चला हुआ आ रहा है और सदियों तक चलता रहेगा, हिमालय। ठीक है। ऐसे ही बाकी के शब्द हैं जलज, जलद, गजानन। बताइए गजानन किसको कहते हैं? गजानन गज धन आनन। गज माने होता है हाथी और आनन मतलब फिर से सिर। लेकिन गजानन किसके लिए यूज़ करते हैं? गजानन हम गणेश के लिए यूज़ करते हैं। लंबोदर किसके लिए यूज़ करते हैं? लंबोदर भी हम गणेश के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि उनकी सूंड बहुत लंबी होती है। और वैसे अगर लंबोदर को संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? लंब धन उदर। ठीक है। लेकिन ये शब्द किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? ये शब्द स्पेशली गणेश भगवान के लिए प्रयोग किया जा रहा है। उसी तरीके से त्रिनेत्र, चतुर्भुज, घनश्याम, रजनीचर, विषधर, चक्रधर, षणानन, रावणारी और मुरारी, ये सारे शब्द कैसे हैं? ये योग रूढ़ शब्द हैं जो रूढ़ियों से चलते आ रहे हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते और ये किसी एक ऐसे अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं जिसके अलावा दूसरे अर्थ में इसको प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये सब क्या हो गए? ये योग रूढ़ शब्द हो गए। आई थिंक अब आप सब लोगों को रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द समझ में आ गया होगा। अब एग्ज़ाम्स की तैयारी में आप लोगों को कोई यहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि किस शब्द को यौगिक बोलते हैं, किस शब्द को रूढ़ बोलते हैं और किस शब्द को योग रूढ़ बोलते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरी साथ ऐसे ही बने रहिए। आगे भी हम लोग धीरे धीरे चलते जाएंगे और अपना सिलेबस जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।